हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 9 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिरज में बनने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो अभी हाल ही में सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र के मिरज कस्बे में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, जो मिरज वाला क्षेत्र है ये वाद्य यंत्र बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है और यहाँ के सितार और तानपुरा ये बहुत ही लोकप्रिय हैं। जो मिरज क्षेत्र है ये सांगली जिले के अंतर्गत आता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। जीआई टैग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान करने के लिए 1999 में एक अधिनियम लाया गया था। इसे भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 कहा जाता है। यह अधिनियम 2003 में लागू किया गया था। जब यह अधिनियम 2003 में लागू हुआ, फिर इसके बाद 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि वह पहला प्रोडक्ट कौन था जिसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था, तो वो है दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय किस राज्य से रिलेटेड है आपको याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 सालों के लिए, फिर इसके बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। तो अगर आपको जीआई टैग के लिए अप्लाई करना है तो आप कहाँ अप्लाई करेंगे? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री हेडक्वार्टर में, जो कि चेन्नई में है। सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जीआई टैग हैं? तो 69 जीआई टैग हैं। सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, यहां पर 58 जीआई टैग हैं। और सबसे अधिक जीआई टैग वाला क्षेत्र कौन है? तो वो है वाराणसी। और दोस्तों आपको याद रखना है कि वाराणसी में जीआई टैग की संख्या कितनी है? 30। 2024 में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख जीआई टैग डिस्कस कर लेते हैं। तो माजुली मुखौटे को जीआई टैग दिया गया है, यह असम राज्य से रिलेटेड है। पांडुलिपि पेंटिंग भी असम से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश के क्रोकेट फीता शिल्प को भी जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा के चांदी तारकसी जो कि कटक से रिलेटेड है, और ओडिशा के ही लांजिया सोरा पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों, ओडिशा के डोंगरिया कौंध साल, सिमलीपाल काई चटनी और कोरापुट काला जीरा चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल की तंगेल साड़ी और गारत साड़ी को भी 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई थी सितार की, तो सितार वादक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सभी भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर को मास्टर ऑफ द सितार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है? पंडित रविशंकर। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुस्ती समुदाय के नरसंहार के 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा रोशन किया गया है? आंसर हो जाएगा रवांडा। देखिए दोस्तों, 1994 में रवांडा में एक नरसंहार हुआ था जिसे तुस्ती समुदाय का नरसंहार बोला जाता है। तो इस घटना के 30 साल पूरे हो गए हैं। तो भारत ने रवांडा का समर्थन करने के लिए कुतुब मीनार पर रवांडा देश का झंडा रोशन किया है। तो यहाँ पर आप कुतुब मीनार देख सकते हैं और ये जो लाइटें आपको दिख रही हैं ये रवांडा देश के झंडे को प्रदर्शित कर रही हैं। अब हम कहानी समझते हैं कि ये तुस्ती समुदाय का नरसंहार क्या है। दोस्तों 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के प्रेसिडेंट जुवेनल हब्यारिमाना की हत्या कर दी जाती है और जुवेनल हब्यारिमाना को हुतू समुदाय का समर्थक माना जाता था। देखिए रवांडा में 2 प्रमुख समुदाय हैं, एक है हुतू समुदाय और दूसरा है तुस्ती समुदाय। तो जो राष्ट्रपति जुवेनल हब्यारिमाना थे वो हुतू समुदाय के समर्थक थे और उनकी हत्या 6 अप्रैल 1994 को कर दी जाती है।
तो हुती समुदाय का मानना यह था कि राष्ट्रपति जुवेनल हब्यारिमाना की हत्या तुस्ती समुदाय के लोगों ने की है। फिर इसके बाद होता क्या है कि 7 अप्रैल 1994 को रवांडा में तुस्ती समुदाय का नरसंहार शुरू कर दिया गया। यानी जो हुतू समुदाय के लोग थे उन्होंने तुस्ती समुदाय के लोगों को मारना शुरू कर दिया, नरसंहार करना शुरू कर दिया और 100 दिनों तक ये नरसंहार चला और इसमें लगभग 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसे हम तुस्ती समुदाय नरसंहार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस नरसंहार की याद में यूनाइटेड नेशन ने 7 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन घोषित किया था और भारत ने अब रवांडा का समर्थन किया है और कुतुब मीनार पर रवांडा देश का झंडा रोशन किया है। दोस्तों, आपको रवांडा देश के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल इसकी किगाली है और पॉल कगामे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी क्या है? रवांडा फ्रैंक। दोस्तों, बात कर लेते हैं कुतुब मीनार की, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। और इसका व्यास कितना है? तो इसका व्यास है 14.3 मीटर का। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 के आसपास बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में किन देशों ने मिलकर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। तो इन 4 देशों ने साउथ चाइना सी में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है और यह पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है इन 4 देशों के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ये अभ्यास 7 अप्रैल 2024 को शुरू किया गया है। साउथ चाइना सी कहाँ है? तो दोस्तों, ये आप चाइना देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये वियतनाम है, मलेशिया है और ये फिलीपींस है। तो इसी के बीच में प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जिसे हम साउथ चाइना सी बोलते हैं। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीति के विरुद्ध किया जा रहा है। यानी कि चाइना के द्वारा जो साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र है उसमें जो अधिकार बताया जा रहा है उसी के खिलाफ ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है इन 4 देशों के बीच में। इस अभ्यास में पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल किया गया है। दक्षिण चीन सागर के विवाद का कारण क्या है? तो चाइना दक्षिण चीन सागर के 80% भाग को अपना बताता है। यानी कि जो साउथ चाइना सी है उसके 80% भाग को चाइना कहता है कि वो उसका भाग है। तो ये एक विवाद का कारण है। इसके अलावा चाइना के द्वारा इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सीमांकन भी किया गया है। यानी कि चाइना के द्वारा एक सीमा बनाई गई है और ये बताया गया है कि इस सीमा तक उसका क्षेत्र माना जाएगा। दोस्तों, साउथ चाइना सी से रिलेटेड आपको कुछ और पॉइंट याद रखने हैं। साउथ चाइना सी में 2 प्रमुख द्वीप हैं जिनके नाम है स्पार्टली और पार्सल द्वीप। तो ये दोनों द्वीपों पर चाइना अपना कब्जा बताता है और चाइना इन दोनों द्वीपों पर विशेष रूप से सक्रिय रहता है। यहाँ पर है स्थित पार्सेल आइलैंड और यहाँ पर स्थित है स्पार्टली आइलैंड। तो इन दोनों आइलैंड पर चाइना अपना अधिकार बताता है। दोस्तों, आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि भारत अपने लगभग 55% व्यापार के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, तो भारत अपना व्यापार इस क्षेत्र के माध्यम से बहुत अधिक करता है। तो भारत के लिए भी ये क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में IMT ट्राइलेट 2024 अभ्यास इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच आयोजित किया गया था। IMT का फुल फॉर्म है इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ है। अभ्यास लामितीय भारत सेशेल्स के बीच। सी डिफेंडर्स अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। 5वां धर्म गार्जियन अभ्यास 2024 में भारत जापान के बीच हुआ है। शांति प्रयास 4 अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जो नेपाल में आयोजित किया गया है। सदा तंसीक अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और UAE के बीच किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने अभी हाल ही में आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। आई लीग प्रतियोगिता किस खेल से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इसका 2023-24 का खिताब मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने जीता है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब कोलकाता से रिलेटेड है। तो इसने शिलोंग लाजोंग क्लब को 2-1 से हरा करके आई लीग 2023-24 प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम
किया है। फाइनल मुकाबला मेघालय के शिलोंग के SSA ग्राउंड में आयोजित किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है कि आई लीग एक प्रोफेशनल मेंस फुटबॉल लीग है। इसका पहला आयोजन 2007-8 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किया गया था। गोवा के डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब ने 2007-8 में पहली बार आई लीग प्रतियोगिता को जीता था। आपको याद रखना है कि डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आई लीग के इतिहास की सबसे सफल टीम है। इस टीम ने 3 बार यह खिताब अपने नाम किया है। बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। ये कौन है दोस्तों? कल्याण चौबे। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का काम होता है भारत में फुटबॉल को रेगुलेट करना। फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां डिस्कस कर लेते हैं। तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इसको अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ की टीम ने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप भी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। रोबर्स कप, सीजर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, यूरो कप, डूरंड कप और मर्केडा कप, ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड कप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व 10 के बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता के 16वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका वैलेरी एडम्स। तो दोस्तों हर साल बेंगलुरु में वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो इस साल इसके 16वें संस्करण का आयोजन किया जाना है। तो 16वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में ओलंपिक पदक विजेता डैम वैलेरी एडम्स को नियुक्त किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। दोस्तों डैम वैलेरी एडम्स एक शॉर्ट पुटर हैं। दोस्तों डैम वैलेरी का संबंध न्यूजीलैंड से है। और आपको याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड 10 की बेंगलुरु रोड रनिंग चैंपियनशिप है, इसका पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन के रूप में शीतल देवी को नियुक्त किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। वोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। राडो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। NMDC के ब्रांड एम्बेसडर हैं निखत जरीन जो कि एक मुक्केबाज हैं। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन 2023 में राजकुमार राव बनाए गए थे। पूमा ब्रांड के एम्बेसडर मोहम्मद समी बने थे। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। और ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्धाभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फाइटर विमानों का एयर शो आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा गगन शक्ति अभ्यास। वायुसेना के द्वारा गगन शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है और इसी अभ्यास के एक पार्ट के रूप में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फाइटर विमानों का एक एयर शो आयोजित किया गया है। दोस्तों इस एयर शो में 12 फाइटर प्लेन शामिल हुए थे, जिसमें 4 सुखोई विमान शामिल थे और Su-31 विमान भी शामिल थे। इसके अलावा 2 मिराज लड़ाकू विमान भी शामिल थे। तो इन्हीं का एयर शो किया गया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। चलिए दोस्तों गगन शक्ति अभ्यास 2024 के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह भारत का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास है। 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है। 10 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। वायुसेना के उप प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा इसका पेरू। तो भारत और पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की बातचीत नई दिल्ली में शुरू की गई है और इस बातचीत का प्रमुख उद्देश्य है वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम करना या समाप्त करना और व्यापार को बढ़ावा देकर के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करना। दोस्तों भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 में पेरू से 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान खरीदा है और इसमें सबसे अधिक भारत ने क्या खरीदा है पेरू से? वो है गोल्ड यानी सोना। यानी कि जितना व्यापार भारत ने पेरू के साथ किया है उसमें 80% भारत ने सोना खरीदा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण व्यापार समझौता होने वाला है दोनों देशों के बीच में। पेरू के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पेरू की राजधानी लीमा है, करेंसी है नुइबे सोल और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। राष्ट्रपति हैं
डीना बोलू आर्टे। और यहाँ पर एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। दोस्तों यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं अमेजन और उकायली, माद्रे डी डियोस। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर अश्विनी केसवन। तो देखिए दोस्तों, डिमेंशिया एक बीमारी है तो जिस पर ब्रिटेन में एक शोध किया जा रहा है, तो उस शोध टीम में भारतीय मूल की डॉक्टर अश्विनी केसवन को शामिल किया गया है। दोस्तों अश्विनी केसवन एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। दोस्तों ये जो रिसर्च की जा रही है इसमें ब्लड की जांच की जाएगी और डिमेंशिया रोग का पता लगाया जाएगा। डिमेंशिया क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो डिमेंशिया एक सिंड्रोम है जिसमें किसी भी व्यक्ति की जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, सोचने विचारने की क्षमता लॉस हो जाती है, समझने की क्षमता और कैलकुलेशन करने की क्षमता लॉस हो जाती है, सीखने की क्षमता भी लॉस हो जाती है। इसके अलावा उसकी लैंग्वेज और उसके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। इसके कारण होने वाली कुल मौतों में से 65% महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ वीरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 9 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो पाकिस्तान की तरफ से सैन्य ब्रिगेड थी तो उसने हमला कर दिया था और भारत की तरफ से केवल 2 कंपनियां थी सीआरपीएफ की। तो भारत की 2 कंपनियों ने पाकिस्तान की ब्रिगेड को हरा दिया था और पीछे धकेल दिया था। इस युद्ध में भारत के 6 जवान भी शहीद हो गए थे। इसलिए 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसे 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था, यानी अंग्रेजों की पुलिस के रूप में इसे स्थापित किया गया था। फिर 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने के बाद इसे सीआरपीएफ कहा गया। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग ने साल 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 1 लाख मेगावाट। तो दोस्तों अभी वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता है 8000 मेगावाट की। अब भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत की जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो हो जाए 1 लाख मेगावाट। तो ये लक्ष्य रखा गया है अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि भारत में विद्युत प्राप्त करने का 5वां सबसे बड़ा स्रोत कौन है? नाभिकीय ऊर्जा। भारत में 7 विद्युत संयंत्रों में 22 से अधिक नाभिकीय रिएक्टर हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों भारत के परमाणु ऊर्जा प्लांट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है कोटा में, काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है तापी गुजरात में, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है बोईसर महाराष्ट्र में, कैगा जनरेटिंग स्टेशन है कैगा कर्नाटका में, नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट है नारोरा यूपी में, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट है कलपक्कम तमिलनाडु में, कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कोडनकुलम तमिलनाडु में। तो ये हैं भारत के परमाणु ऊर्जा प्लांट, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? स्लोवाकिया। विप्रो के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? श्रीनी पल्लिया। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में। खुबानी खिल्ला महोत्सव 2024 किस राज्य केंद्र प्रदेश में शुरू हुआ है? लद्दाख में। पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर। किस राज्य में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? पंजाब। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यूएई में। भारत किस देश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखेगा? आंसर हो जाएगा मालदीव्स। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम
भारतीय राजदूत और हाई कमिश्नर डिस्कस करने वाले हैं। तो मोजाम्बिक की बात करें तो कैपिटल इसकी मापुतो है और यहाँ पर भारत की राजदूत हैं रॉबर्ट सैट किंटोंग। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पर सौरभ कुमार राजदूत हैं। एंटीगुआ बारमूडा की राजधानी है सेंट जॉन्स और यहाँ पर राजदूत हैं डॉक्टर अमित एस तेलंग। इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा, यहाँ पर अनिल कुमार राय भारत के एम्बेसडर हैं। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे और एम्बेसडर है राजेश उइके। इटली की कैपिटल है रोम और वानी सराजू यहाँ पर एम्बेसडर हैं। लेसेतो साम्राज्य की राजधानी है मासेरू, प्रभात कुमार यहाँ पर एम्बेसडर हैं। कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन जोसी और आपको याद रखना है यहाँ पर एम्बेसडर है सुमित सेन। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार और यहाँ पर अतुल मल्हारी एम्बेसडर हैं भारत के। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यानी WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।